नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में। आज हम डाइस का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। पिछली कक्षा में आप सभी ने देखा था कि किस तरीके से हम डाइस को पहचानते हैं कि भाई नॉर्मल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, और उसके बेसिक को आपने समझा था। आज की क्लास होने के बाद आपका डाइस का चैप्टर खत्म हो जाएगा और डाइस का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप इजीली बन जाएगा। और स्पेशली जो एमपी पुलिस एग्जाम है, इसमें कोई भी अगर डाइस पूछा जाएगा तो इन क्लास को करने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आपसे डाइस का ना बने। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि आज एक नोटिफिकेशन आया था आपकी ईवी की तरफ से कि जो एग्जाम फॉर्म कल से 8 जनवरी से भरे जाने थे एमपी कांस्टेबल की, उसकी डेट आगे बढ़ गई और उसकी डेट उन्होंने बताई नहीं है। तो ये काफी एक निराशाजनक खबर है बच्चों के लिए। लेकिन आपको एक चीज और हम बता दें कि आप अफवाहों से बचिए। अफवाह फैल रही है कि जो एमपी पुलिस की जो वैकेंसी है वह निरस्त हो चुकी है। नहीं, वैकेंसी निरस्त नहीं हुई है, सिर्फ इसकी एग्जाम डेट आगे बढ़ी है। तो आप कंटिन्यू अपनी तैयारी रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने इस चक्कर में, इस नोटिफिकेशन के चक्कर में आपने अपनी पढ़ाई बंद कर दी कि जो टीवी ने नोटिफिकेशन दिया है कि आगे डेट बढ़ गई है इसकी, तो आप उसको पढ़ाई को बंद कर दें और एक हफ्ते बाद उसके फॉर्म फिर से डलने लगे, तो इसमें सीधी सीधी बात आपका ही घाटा है। तो आप आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और किसी भी बहकावे में ना आए। और आपसे थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी आज क्लास जो कि आपको 8 बजे मिलनी थी वह थोड़ी सी लेट हो गई। थोड़ी सी क्या, थोड़ी ज़्यादा ही लेट हो गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पढ़ना है। क्लास कभी भी मिले, थोड़ी सी बस लेट मिलेगी। हो सकता है आज रात आप ना पढ़ पाए, आप कल सुबह पढ़े तो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था डाइस, और डाइस का एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वाला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखिएगा। उसमें हमने क्या देखा था, पासा हमारे दो प्रकार का होता है, पहला मानक पासा, दूसरा सामान्य पासा, स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस। अब इसमें हमारे 4 नियम काम करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि डाइस हमारा स्टैंडर्ड है कि नहीं है। उसके बाद हम उसमें देखेंगे कोई पेयर कॉमन है कि नहीं। फिर उसके बाद कॉमन हटाएंगे, हम कॉमन छांटेंगे। और चौथा और आखिरी है हमारा क्लॉकवाइज मोशन, CWM। इन नियम को हमें क्रम से चेक करना है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड चेक करेंगे, उसके बाद पेयर, फिर कॉमन और फिर CWM। कोई भी नियम आप पहले नहीं लगाइएगा, इस चीज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर नियम से चलेंगे तो आपकी 100% श्योर है कि आप क्वेश्चन आपका मिस्टेक नहीं होगा। और अगर आपने नियम को फॉलो नहीं किया, कोई भी नियम पहले लगा दिया, तो हो सकता है आपकी आंसर गलत आए। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टैंडर्डाइज देखा था। स्टैंडर्डाइज क्या होता है, जिनकी जो नजदीकी सतह है उनके अंकों का योग कितना 7 ना हो, 7 ना हो। कौन सी, जो नजदीकी सतह है। आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि इनकी जो नजदीकी सतह है उनका योग, उनके कोई भी 2 अंकों का योग 7 ना हो। जैसे यहाँ पर देखिए 4 और 2 6, 6 4 10, 6 और 2 8, अंकों का योग 7 है क्या, नहीं है। ऐसे यहाँ पर 5 और 1 6, 5 और 3 8, 3 और 1 4, यहाँ पे भी दोनों जो नजदीकी सतह हैं इनके अंकों का योग 7 है क्या, नहीं है। अगर अंकों का योग 7 नहीं है तो यह डाइस हमारा कौन सा होगा, स्टैंडर्ड। और कहीं अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए 3 के साथ में अगर 4 होता तो इन दोनों का योग कितना हो जाता हमारा 7, तो यह डाइस फिर स्टैंडर्ड नहीं होता। फिर कौन सा डाइस कहलाता हमारा, नॉर्मल या सामान्य। और स्टैंडर्डाइज की क्या विशेषता होती है, इसकी यह विशेषता होती है कि जो इसके विपरीत फलक होते हैं उनके अंकों का योग कितना होता है 7। जैसे एक की जो अपोजिट साइड है, यहाँ पर कौन सा अंक होगा हमारा 6, क्योंकि इनके अंकों का योग कितना होता है 7। वैसे 2 के अपोजिट कौन सा होगा 5, 3 के अपोजिट कौन सा होगा 4, या 4 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 2 और 6 के अपोजिट 1। ठीक है। तो
जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आया कि 3 की ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे डाइस हमारा स्टैंडर्ड है कि नहीं है। यहाँ देखा 3 और 1 4 और 3 2 5 2 और 1 3, मतलब ये हमारा डाइस स्टैंडर्ड है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि 3 के अपोजिट हमारी कौन सी संख्या होगी, 4। दूसरे नियम की बात करें, पेयर। इसमें हम देखेंगे डाइस स्टैंडर्ड है कि नहीं। अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर डाइस स्टैंडर्ड नहीं है तब हम दूसरे नियम की ओर आएंगे। यहाँ देखिए 6 और 1 7, मतलब हमारा डाइस स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इन्होंने यहाँ पर क्या पूछा है कि जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ देखिए कॉमन, यहाँ पर हम पेयर देखते हैं। यहाँ देखिए 4 और 6 यहाँ पर भी कॉमन है, 4 और 6 यहाँ पर भी कॉमन है। तो हम कह सकते हैं ये जो 1 है तो 1 के अपोजिट हमारी कौन सी संख्या होगी, 5। ये सब आपने कल सीखे थे, आज सिर्फ हम डिवीजन कर रहे हैं। ठीक। अब तीसरा नियम हमारा कॉमन। जब हमारे दोनों नियम काम ना करें, डाइस हमारा स्टैंडर्ड ना हो और उसमें कोई पेयर ना मिल रहा हो, तब हम उसमें कॉमन वाले नियम पर आते हैं। यहाँ देखिए 6 और 1 7 पहले दिख गया, मतलब डाइस हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। इसके बाद उन्होंने क्या पूछा, 3 के अपोजिट। तो 3 के अपोजिट कॉमन है क्या 3 के साथ में, किसी स्लाइड में जहाँ देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर 5 और 1 है, यहाँ 2 और 6 है, मतलब कॉमन वाला भी हमारा नियम काम नहीं कर रहा। हाँ देखिए 6 और 1, यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे, हम यह देखेंगे 3 के विपरीत सतह पर कौन कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो देखिए 3 के नजदीकी सतह पर कौन कौन सी है, 6 और 1, तो यह इनके विपरीत फलक पर तो हो नहीं सकती। तीन के अपोजिट कौन कौन सी नहीं हो सकती, 6 1, और देखिए कौन सी नहीं हो सकती, 5, और कौन सी नहीं हो सकती, 2। तो अब हमारी कौन सी संख्या बची यहाँ पर, 4। तो इसका सीधा आंसर है कि 3 के अपोजिट हमारी कौन सी संख्या होगी, 4। यह हमारा कॉमन वाला नियम हो गया। अब इसके बाद जब हमारे ये तीनों नियम काम नहीं करेंगे, कोई भी डाइस स्टैंडर्ड ना हो और उसका कोई भी पेयर ना मिल रहा हो, उससे कॉमन भी नहीं निकाल सकते, तब हम चौथे नियम की ओर आएंगे। पहले नहीं लगाना, आपको ध्यान रखिए। चौथा हमारा नियम कौन सा है, CWM या क्लॉकवाइज मोशन। क्लॉकवाइज मोशन मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में गति। हम पांसे को घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी आप सभी को मालूम है किस डायरेक्शन में चलती है, मोशन करवाएंगे, उसको घुमाएंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर देखिए डाइस हमारा स्टैंडर्ड है कि नहीं है, देखो 1 और 6 है, तो मतलब डाइस हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरी बात 4 का अपोजिट पूछा, तो यहाँ पर कॉमन का कोई सवाल ही नहीं, 4 ही संख्या नहीं है, ना कॉमन ना पेयर, दोनों नहीं हो सकते। तब इस कंडीशन में हम CWM नियम का यूज करेंगे। CWM में क्या, और हाँ एक चीज, इसमें सिर्फ एक ही संख्या कॉमन होनी चाहिए, एक ही संख्या कॉमन होगी वैसे भी, नहीं तो पेयर बन जाएगा। यहाँ पर क्या है हमारा 1 इस वाले पांसे में, फिर 1 के नीचे घड़ी की दिशा में डायरेक्शन में, 1 के नीचे घड़ी की दिशा में कौन सी है हमारी, 2, और 2 के बाद कौन सी संख्या है हमारी, 3। अब इस वाली डाइस की बात करें, यहाँ पर भी 1 के नीचे कौन सी है घड़ी के डायरेक्शन में, 6, और 6 के बाद 5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी हमारी, 6, और 3 के अपोजिट 5 हो जाएगी। अब 1 के अपोजिट कौन सी संख्या बची, 1 के अपोजिट हमारी 4 बची, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम थोड़े से स्पीड में करेंगे क्योंकि हम कल प्रैक्टिस कर चुके हैं और डाइस में हमें ज्यादा समय नहीं देना है, स्पीड को ही मेंटेन करना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे एक ही पांसे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इनमें से अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो एक ही पांसे की 4 कंडीशन दी गई है। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि डाइस हमारा स्टैंडर्ड है कि नहीं, इसके बाद हम पेयर पर आएंगे, फिर कॉमन और फिर CWM मतलब क्लॉकवाइज मोशन।
सबसे पहले चेक करिए डाइस हमारा स्टैंडर्ड है कि नहीं। 5 3 8 3 और 1 4 5 और 1 6। यहाँ देखिए 3 और 4 दिया है तो हमारा डाइस स्टैंडर्ड नहीं है। अब सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, 4 के अपोजिट पूछा है तो यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे, सॉरी कॉमन नहीं, यहाँ पर हम पेयर देखेंगे। यहाँ देखिए 5 और 3 दिया है, यहाँ पर भी 5 और 3 दिया है, तो 4 का अपोजिट हमारा कौन सा आ जाएगा 1, मतलब यहाँ पर हमारा सेकंड वाला रूल लग गया। 4 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा हमारा 1। आया समझ में? एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डाइस हमारा स्टैंडर्ड है कि नहीं। तो यहाँ पर तो डाइस हमारा स्टैंडर्ड शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 और 4 है, इनके अंकों का योग कितना हो गया 7, तो हमारा डाइस स्टैंडर्ड नहीं है। अब हम पेयर देखेंगे, पहले दो 5 है, हमें देख ले कि यहाँ पर 5 और 3 है, यहाँ पर भी 5 और 3 है, तो एक का अपोजिट हमारा कौन सा हो जाएगा 4, हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 4 का अपोजिट पूछा है तो हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 6 का अपोजिट पूछा है इन्होंने, तो यहाँ देखिए सबसे पहले डाइस हमारा स्टैंडर्ड है कि नहीं, देखिए 3 2 5 6 2 8 6 3 9 5 और 1 6 4 और 1 5 3 3 5। हाँ यहाँ देखिए किसी भी जो डिजिट है इनके अंकों का योग कितना 7 नहीं हो रहा, तो यह हमारा डाइस कौन सा है स्टैंडर्ड। और आप सभी को मालूम है कि स्टैंडर्ड डाइस का क्या खासियत होती है कि जो इसकी विपरीत सतह होती है उनके अंकों का योग कितना होता है 7, मतलब 1 का अपोजिट कितना होगा 6 और 2 के अपोजिट कौन से होंगे 5 और 3 के अपोजिट कौन से होंगे 4। इन्होंने किसका पूछा है 6 का, तो 6 का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा 1। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले डाइस हमारा स्टैंडर्ड है कि नहीं, देखिए पहले में 2 और 1 3 5 और 1 6 5 और 2 7, यहाँ देखिए 2 और 5 है तो मतलब 5 और 2 7 हुए, तो मतलब ये हमारा डाइस स्टैंडर्ड नहीं है। अब हम इसमें पेयर देखते हैं, यहाँ देखिए पहले ही उसमें मिल गया 5 और 1 यहाँ पर है, 5 और 1 यहाँ पर है, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 6, लेकिन उन्होंने पूछा है 4 के अपोजिट। हाँ तो यहाँ देखिए 4 का अपोजिट कौन कौन से हैं, 6 और 5 यहाँ है, 6 और 5 यहाँ पर है, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। इसके बाद 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक मिलेगा, सबसे पहले चेक करिए डाइस स्टैंडर्ड है कि नहीं। 5 2 7 6 5 11 6 2 8 3 2 5 2 1 3 3 1 4। इस यहाँ देखिए यह हमारा डाइस स्टैंडर्ड है, क्यों, क्योंकि इसके किसी भी दो डिजिट का योग 7 नहीं हो रहा। तो डाइस जब हमारा स्टैंडर्ड है तो फिर कोई भी पूछ सकते हैं, अगर 5 के अपोजिट पूछा है तो हम सीधा कह सकते हैं कि 5 के अपोजिट क्या होगा हमारा 2। अब बार बार नहीं बताएंगे कि स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत सतह का योग कितना होता है 7। अब देखिए यदि 4 के नीचे सतह यदि 4 नीचे की सतह पर तो ऊपरी सतह पर क्या होगा, 4 का अपोजिट पूछा है, यहाँ देखिए डाइस स्टैंडर्ड है कि नहीं है, 6 और 1 7, मतलब यह हमारा डाइस स्टैंडर्ड नहीं है। अब देखिए क्या पेयर लग रहा है, नहीं कोई भी पेयर नहीं है। कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि सिर्फ 2 स्थिति दी गई है, कंडीशन दी गई है डाइस की। तो अब हमारे तीनों नियम काम नहीं कर रहे, अब हम कौन से नियम पर जाएंगे, चौथे पर, जो कि है CWM क्लॉकवाइज मोशन। अब इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है हमारी 1। क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में मोशन क्लॉकवाइज 1 से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पहले कौन सा आएगा 6 से चले तो कौन सा आया 3। यहाँ पर देखिए 1 से घड़ी की दिशा में चले तो कौन सा आया 4 और 4 से घड़ी की दिशा में चले तो कौन सा आया हमारा 2। तो 6 का अपोजिट क्या हो गया 4, 3 का अपोजिट 2। अब उन्होंने क्या पूछा है 4
4 के अपोजिट पूछा तो 4 का अपोजिट हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, एक बार देख लीजिए। अगर सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या डाइस हमारा स्टैंडर्ड है कि नहीं। तो यहाँ 6 और 1 दिखा हमें, तो ये हमारा डाइस स्टैंडर्ड नहीं है, ना इसमें पेयर लागू हो रहा है ना कॉमन हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मोशन नियम लागू करेंगे इसमें। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1। अब 1 से हम घड़ी की दिशा की ओर चले तो सबसे पहले कौन सा आया, 6। 6 से चले तो कौन सा आया, 3। अब यहाँ पर 1 से चले तो कौन सा आया, 4। 4 से चले तो कौन सा आया, 2। 3 का अपोजिट 2 हो गया, 1 का अपोजिट 4, सॉरी 6 का अपोजिट 4 और 1 का अपोजिट कौन सा हो जाएगा हमारा, 5। लेकिन उन्होंने पूछा 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट हो गया 6। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या है, यदि 2 ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन से अंक मिलेंगे। पड़ोसी सतह पर कौन कौन अंक मिलेंगे, ये नहीं पूछा कि इसका विपरीत कौन सा होगा, पड़ोसी पूछे मतलब 2 के। अब सबसे पहले डाइस हमारा स्टैंडर्ड है कि नहीं है, हमने देखा डाइस हमारा स्टैंडर्ड है, किसी भी 2 डिजिट का योग 7 नहीं हो रहा। ठीक है, अब आप अगर सवाल को समझें, उन्होंने क्या पूछा है, 2 की सतह, यदि 2 ऊपर की सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन से होंगे। तो उन्होंने यह पूछा है कि आप हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले 2 का अपोजिट निकाल लेंगे, 2 का अपोजिट निकाल लेंगे, मतलब हमें उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपोजिट निकालना है और बाकी की जो संख्याएं होंगी वह हमारे आंसर के फॉर्म में होंगी। क्यों, क्योंकि अपोजिट तो एक ही हो सकता है और बाकी की जितनी संख्या बची ये हमारी नजदीकी सतह पर होंगी या पड़ोसी सतह पर होंगी। तो जब हमारा डाइस आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड है तो कुछ भी पूछ लें, जब डाइस स्टैंडर्ड है तो आप कह सकते हैं कि 2 की अपोजिट साइड कौन सी होगी संख्या, 2 की अपोजिट हमारी हो जाएगी 5। तो 5 हमारी अपोजिट साइड होगी, तो अब 2 के साथ कौन कौन से हो सकते हैं पड़ोसी सतह पर, 1, 3, 4 और 6। क्योंकि अपोजिट में 5 है तो नजदीकी सतह पर कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 1, 3, 4, 6। देखिए कौन से ऑप्शन में है, 4, 6, 5, 5 है, ये नहीं हो सकता, यहाँ भी 5 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर भी 5 है तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब इनमें से कौन सा आंसर हुआ हमारा, थर्ड, 6, 4, 3, 1, 6, 4, 3, 1। आए समझ में, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमने डाइस चेक किया स्टैंडर्ड है कि नहीं है, तो हमारा डाइस स्टैंडर्ड है, और वैसे भी सिंगल डाइस है तो स्टैंडर्ड ही दे सकते हो, आपको कोई और नहीं दे सकते, क्योंकि एक डाइस से आप किसी भी और नियम से नहीं निकाल सकते आंसर। इन्होंने क्या पूछा है कि 2 की ऊपरी सतह पर, 2 के पड़ोसी सतह पर कौन कौन से अंक होंगे। तो हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम 2 का अपोजिट निकाल लेते हैं तो इसके बाद बचे हुए सारे डिजिट हमारे पड़ोसी सतह पर होंगे। तो डाइस जैसा हमारा आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड है, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 5। अब इसके बाद जितने भी डिजिट बचे हैं या इसके पड़ोसी सतह पर होंगे, तो क्या बचा है, 2 के बाद 1, 3, 4 और 6। तो यह हमारा आंसर कौन सा है, तीसरे नंबर का। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तो सिर्फ अपने डिजिट वाले हो गए। इसमें आपको कलर में भी आते हैं, कलर दे देंगे या आइकॉन आपको उसमें जैसे @ सिंबल की फॉर्म में भी दे सकते हैं। यह क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, निम्न दर्शाए गए पांचे की स्थिति को देखकर बताइए कि नीले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग दिखाई देगा। अब इसमें स्टैंडर्ड वाला रूल तो काम करेगा नहीं क्योंकि डिजिट नहीं है, तो इसमें हम कौन सा नियम लगाएंगे, या तो पेयर होगा या कॉमन होगा या फिर आखिरी में इसमें क्लॉकवाइज मोशन CWM लगाएंगे।
इन्होंने नीले रंग के अपोजिट पूछा है, तो देखिए क्या कोई नीले के साथ में पेयर है? देखो नीला, नारंगी बैगनी, नारंगी पीला, यहाँ देखिए नीला है, यहाँ पे लाल और पीला, मतलब हमारा सेकंड वाला पेयर वाला नहीं लग रहा। तो अब यहाँ पर कौन सा लगेगा हमारा? कॉमन। अब देख लेते हैं कि नीले के अपोजिट में कौन कौन सी संख्या नहीं हो सकती। देखो पीला और लाल नहीं हो सकता, पीला नहीं हो सकता, लाल नहीं हो सकता नीले के अपोजिट में, और देखिए नारंगी नहीं हो सकता। यह क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये सभी इसकी नजदीकी सतह पर, तो अपोजिट कैसे हो सकते हैं? और देखिए कौन सा है? बैगनी, बैगनी नहीं हो सकता। देखिए अब बचा क्या हमारा? गुलाबी। कौन सा बचा? गुलाबी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुलाबी। आए समझ में? सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है पांसे के तीन बिंदु वाली फलक के ठीक विपरीत वाले फलक पर कितने बिंदु? मतलब 3 का अपोजिट पूछा उन्होंने, तो इसमें हम स्टैंडर्डाइज चेक कर सकते हैं, क्योंकि बिंदु दिए हैं, यहाँ पे 4 लिखे हों या 4 बिंदु बने हों, कोई फर्क नहीं आ रहा। यहाँ देखिए 4 और 6 10, 6 3 9, 4 और 3 7, ये देखिए यहाँ है 4 और यहाँ पर 3 है, तो मतलब इनके टोटल डिजिट कितने हो रहे हैं? 7, मतलब यह हमारा डाइस स्टैंडर्ड नहीं है। अब हमें 3 का अपोजिट देखना है। अब देखिए, अब इसके बाद हम पेयर देखेंगे। पेयर हो सकता है 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 और 1 है, यहाँ पर 4 और 1, 4 और 1 है, यहाँ पर 4 और 6 है, मतलब पेयर भी नहीं लग रहा। अब हम कॉमन पर आएंगे। कॉमन में हम देखेंगे कि 3 के अपोजिट कौन कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो कौन कौन सी नहीं हो सकती? पहली बात तो 6 नहीं हो सकते, फिर 4 नहीं हो सकते, और 1 भी नहीं हो सकता, और 2 भी नहीं हो सकता। तो 3 का अपोजिट अब कौन सा बचा? 5। तो 3 का अपोजिट कौन सा होगा हमारा? 5। आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद ध्यान देखिए, जैसा हमने आपको बताया था सिंबल की फॉर्म में पूछ लेते हैं। अब इसमें देखिए इन्होंने क्या पूछा है कि ये जो स्टार है, स्टार के सम्मुख फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाएगा, मतलब स्टार का अपोजिट पूछा है इन्होंने। देख लीजिए, सबसे पहले देखते हैं पेयर। इसमें स्टैंडर्ड वाला तो लगेगा नहीं कॉन्सेप्ट, इसके बाद अपन देखते हैं पेयर। पेयर फॉर्म देखिए, पहली 2 में दिख रहा है, यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर भी वर्ग है और त्रिभुज है, और ये हमारा स्टार है। तो हम कह सकते हैं कि स्टार का अपोजिट कौन सा होगा? सर्कल। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी। आया समझ में? सबसे पहले पेयर देखेंगे, यहाँ पर वर्ग है और त्रिभुज, यहाँ पर भी वर्ग और त्रिभुज है, तो आप कह सकते हैं कि स्टार का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? सर्कल। अब इसको देखिए, एक पासे के 6 फलकों के नाम क्रमशः Y R B I P से दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताइए कि विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है। Y R B P, हाँ यहाँ पर J होगा, मिसप्रिंट है, यहाँ पर हमारा J होगा। तो एक पासे के 6 फलकों के नाम क्रमशः Y R B I P और J है। J से दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताइए कि विपरीत यहाँ पर और R, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है, R की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है। तो इन्होंने R का अपोजिट पूछा है। सबसे पहले कॉमन देखते हैं, क्या कॉमन है?
आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर, पी भी है, तो नहीं, यहाँ पर कोई भी डिजिट हमारा कॉमन नहीं है, तो सॉरी कोई भी जो पेयर के फॉर्म में नहीं है। अब हम कॉमन पर आएंगे, सॉरी मिस्टेक। तो r के साथ हम देखेंगे कौन कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो r के साथ में p है, तो r के साथ में p हमारा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। r के साथ हमारा b है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। r के साथ j है, तो j हो सकता है? नहीं हो सकता। r के नजदीकी सतह पर कौन सा है? y है, तो नहीं हो सकता। r यहाँ पर खुद है। अब बचा क्या हमारा? i। कौन सी संख्या बची? i। तो हम कह सकते हैं कि r के अपोजिट कौन सी संख्या होगी हमारी? i। एक बार देख लीजिए, जहां हमारा है j और यहाँ इन्होंने r का अपोजिट पूछा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या पेयर है कोई r के साथ में, p भी है, यहाँ पर r के साथ में j है, मतलब पेयर नहीं है। अब इसके बाद हम कॉमन देखेंगे कि r के साथ में कौन कौन से नहीं हो सकते। ये देखिए r के साथ में कौन कौन से नहीं हो सकते? p नहीं हो सकता, और कौन सा? b भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये नजदीकी सतह पर r के साथ, और j भी नहीं हो सकता, और y भी नहीं हो सकता। यहीं पे कट कर लेते, देखो y नहीं हो सकता, r तो खुद ही है, उसके बाद b भी नहीं हो सकता, और p भी नहीं हो सकता, और j भी नहीं हो सकता। तो अब हमारा क्या बचा? i। हम कह सकते हैं कि r का अपोजिट हमारी कौन सी संख्या होगी? i। अब एक 5 से की 4 कंडीशन उन्होंने बताई और इसके 3 क्वेश्चन है। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है, त्रिभुज चिन्ह वाले फलक के सामने कौन सा चिन्ह होगा। यहाँ देखिए कौन कौन से इसमें डिजिट है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है, स्क्वायर है या वर्ग है, और सर्किल है या वृत्त है। तो क्वेश्चन मार्क, वर्ग और सर्किल इन्होंने पूछा है त्रिभुज। तो त्रिभुज कहाँ है? यहाँ पर। तो हम सबसे पहले कौन सा देखेंगे? पेयर। तो यहाँ भी त्रिभुज, यहाँ भी त्रिभुज है, तो यहाँ देखिए त्रिभुज और स्क्वायर है, मतलब त्रिभुज और वर्ग दोनों जगह पर है। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन टैग के सामने कौन सी संख्या होगी हमारी? इनटू, या ये दोनों अपोजिट में होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेयर है। यहाँ देखिए त्रिभुज है, यहाँ वर्ग है, यहाँ भी त्रिभुज, यहाँ भी वर्ग है। तो पेयर वाले नियम के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन टैग के सामने हमारा कौन सा? इनटू का हो जाएगा चिन्ह या गुणा का चिन्ह। अब यहाँ देखिए यहाँ भी कोई कॉमन है क्या? हाँ, यहाँ पर वर्ग और क्वेश्चन मार्क है, सॉरी वर्ग और क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क और सर्कल है। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क और सर्कल है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि वर्ग किसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब वर्ग के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? बराबर। वर्ग के अपोजिट हमारा हो जाएगा बराबर। अब कौन सी संख्या बची हमारी? अब बचा हमारा त्रिभुज। तो त्रिभुज के अपोजिट कौन सी संख्या है हमारी? सर्किल या वृत्त। तीनों हमने निकाल लिए। अब देखिए अब कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, तीनों के अपोजिट हम निकाल चुके हैं। सबसे पहले त्रिभुज का अपोजिट इन्होंने त्रिभुज का अपोजिट पूछा है, तो क्या होगा? सर्किल, आंसर। दूसरा वर्ग का अपोजिट पूछा है, तो वर्ग का अपोजिट कौन सा है हमारा? बराबर। और प्रश्नवाचक चिन्ह के अपोजिट पूछा है, तो कौन सा है हमारा? गुणा का निशान। हमारे आंसर हो गए। अगर अभी भी आपको डाउट है तो एक बार और मैं समझा देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम कॉमन चेक करेंगे, स्टैंडर्ड तो चेक कर नहीं सकते। तो
चलो इन दो पासों से शुरुआत करते हैं। इन दोनों में देखिए 3 क्वेश्चन है, तो हमें तीनों को अलग अलग आंसर देना, तो हम तीनों के अपोजिट निकाल लेते। सबसे पहले इन दोनों में कौन कौन से, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है और वृत्त है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क और वृत्त है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, बराबर। यहाँ वर्ग का अपोजिट हो गया हमारा बराबर। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पर वर्ग है, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ भी वर्ग है और यहाँ भी त्रिभुज है। तो अब क्या बचा हमारा, क्वेश्चन मार्क और गुणा का निशान। तो यह दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे। क्वेश्चन मार्क के अपोजिट हो जाएगा हमारा इनटू या गुणा का निशान। अब क्या बचा हमारा, अब बचा हमारा सर्किल और त्रिभुज, तो यह आपस में अपोजिट हो जाएंगे। अब कोई भी क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं, जैसे उन्होंने त्रिभुज का अपोजिट पूछा है, तो त्रिभुज का अपोजिट हमारा कौन सा हो जाएगा, सर्किल। वहीं उन्हें वर्ग का अपोजिट पूछा है, तो वर्ग के अपोजिट क्या है हमारा, बराबर। और क्वेश्चन मार्क का अपोजिट पूछा, तो क्वेश्चन मार्क का अपोजिट हमारा है इनटू का निशान या गुणा का निशान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें, अभी तक तो हम क्लोज डाइस की पढ़ रहे थे। इसमें डाइस का एक दूसरा रूप भी होता है, जिसे हम ओपन डाइस कहते हैं। ओपन डाइस मतलब मान लीजिए एक कागज का बॉक्स या डाइस है, उसको अगर हम ओपन कर दें तो उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो ओपन डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं। यह भी इजी होते हैं, सिंपल होते हैं। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो एक बार में बनने लगेंगे, ज्यादा टफ नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप एसएससी और बैंक एग्जाम की बात करते हैं, इसमें थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी में। लेकिन आपका एग्जाम है कांस्टेबल का, तो आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है। और एक चीज और हम आपको बता दें कि बच्चे क्या करते हैं कि कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं और पीएचडी करने चले जाते हैं किसी भी टॉपिक पर, मैथ्स हो या जीएस हो या रीजनिंग हो। एक टॉपिक को वो 3-3 4-4 बुक से लगाते हैं। तो मेरी उनको यही सलाह है कि आप एक टॉपिक को 3 या 4 बुक से ना लगाएं, एक बुक से लगाएं, लेकिन बार बार लगाएं। एक बुक से कम आपको 2 बार लगाना चाहिए किसी भी चैप्टर को। क्यों? क्योंकि उसमें आपके जो डाउट है पूरे क्लियर हो जाते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा जब आप डबल से लगाएंगे। हाँ, एक के साथ आप दूसरी बुक भी लगा सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय बहुत कम है। तो आप एक सब्जेक्ट पर पीएचडी नहीं करना हमारे लिए। हमारे लिए सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। हमें सिर्फ ज्ञान कितना चाहिए कि जितने में हमारा सिलेक्शन हो जाए, ना कि हम उसमें डॉक्टरेट हासिल कर लें। ठीक है? तो जो भी हमने आपको पढ़ाया है, या कांस्टेबल लेवल का और जो भी एग्जाम है, मोस्टली सारे एग्जाम आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो आप ज्यादा डीप में नहीं जाइए, जितना हम बता रहे हैं उतना ही आप कवर करिए। विश्वास रखिए, इससे बाहर नहीं पूछेगा व्यापम आपसे। तो ये देखिए, यह क्वेश्चन है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया हुआ है, जिसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प का रूप दिया जा सकता है। तो एक डाइस है हमारा, इसका उन्होंने क्या किया, ओपन कर दिया। आप सभी जानते हैं, अगर एक कागज का गत्ता है और उसको इस हिसाब से काटे और मिलाएंगे तो वह हमारा डाइस बन जाएगा। तो इसमें हमारे 2 नियम चलते हैं। सबसे पहला अल्टरनेटिव, मतलब इसमें क्या होता है, जो एक छोड़ के जो दूसरी सतह होती है वह हमेशा इसकी अपोजिट होती है। कैसे? अल्टरनेटिव वाला नियम चलता है, जैसे ए है तो ए का अपोजिट हमेशा कौन सा होगा, 3, और बी का अपोजिट कौन सा होगा, एफ, और यहाँ पर सी का अपोजिट कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। याद रखिएगा कैसे कि अल्टरनेटिव चलता है तो ए के पास वाला बी तो वैसे ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जस्ट बाजू में तो अपोजिट होगा नहीं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह जो डाइस है, अब इसको नीचे मोड़ना है हमारे लिए, तो आप खुद ध्यान दीजिए कि एक बी अगर हम मान लो सेंटर में रख लेते हैं और ए को पीछे ले जाते हैं और ई को भी नीचे ले जाते हैं, ये दोनों आपस में आमने सामने आएंगे ना। ये तो कॉमन सेंस है, कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ कॉमन सेंस है, बस इसको नियम के फॉर्म में बता दिया है। तो इसमें क्या होता है, एक छोड़ के जो दूसरी सतह होती है वह इसके अपोजिट में होती है। इसे अल्टरनेटिव रूल भी कहते हैं। तो एक का अपोजिट कौन सा हो जाता है, ई, मतलब एक छोड़ के दूसरे जो संख्या होगी वह इसके अपोजिट होगी। वहीं बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ,
और सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब इसमें आप ये नहीं बोलिएगा कि एक छोड़ के, एक के बाद हमने बी छोड़ के डी पे आ गए, मतलब एक छोड़ के हम डी आ गए तो मतलब ए का अपोजिट डी भी होगा, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आप इन दोनों को बंद करेंगे तो यह बाजू में आसपास आ जाएंगे आपके, जैसे ये है, ये दोनों आसपास आ गए ना। इसी तरीके से अगर इस डाइस को हम ओपन करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जैसे मान लीजिए सी है, यह हमारा ए है और यह हमारा कौन सा, डी है। चलो नीचे के पार्ट को हटा दें, तो ये इस तरीके से ओपन होगा। तो ऐसे यहाँ पर है, कैसे कि ए बी और डी है, ये तीनों पार्ट है, तो ए के अपोजिट डी नहीं हो सकता, अल्टरनेटिव। तो ए का अल्टरनेटिव कौन सा है हमारा, ई। इसके बाद हमारा दूसरा नियम और मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, आपको काफी ज्यादा इससे हेल्प मिलेगी और काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगला नियम है कि जो दो विपरीत सतह होती हैं वह ना तो कभी आपको एक साथ दिख सकती हैं, ना ही एक साथ छुप सकती हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर ए और बी है, तो यह आपको कभी भी एक साथ ना तो दिखाई देगा, ना ही वह छिप भी सकता है। क्यों? क्योंकि अगर छिप जाएगा तो फिर से आसपास आ जाएगा। मतलब आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो विपरीत सतह होती हैं वह कभी भी एक साथ ना तो दिखाई देती हैं, ना ही छिप सकती हैं। ठीक है, आइए अपना पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा है कि ये जो ओपन आकृति है, अगर इसको हम बंद कर दें तो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति हो सकती है। तो ओपन डाइस वाले जो ऑप्शन है, इसमें हम ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, इसको सॉल्व नहीं किया जाता, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। सबसे आपको हमने बताया कि अल्टरनेटिव क्या होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं। तो यहां हमें पता चल गया ए का अपोजिट कौन सा होगा हमारा, ई। वहीं बी की बात करें तो बी का अपोजिट हमारा कौन सा होगा, एफ। और सी का अपोजिट कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। सी का अपोजिट हो जाएगा हमारा डी। अब पहले ऑप्शन पर आते हैं। इन्होंने क्या दिया है, ए और बी ये आजू बाजू कर दिए। तो जब ए यहां क्या दिया इन्होंने, ए डी और सी, तो यहां पर सी और डी दे दिया इन्होंने। सी और डी जबकि विपरीत फलक पर है तो आजू बाजू हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो यह हमारा पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसके बाद सेकंड पर आते हैं। यहाँ पर देखिए ए ई और बी दिया है, तो यहाँ पर भी देखिए ए और ई अपोजिट साइड में है, तो यह भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, यह नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ देखिए बी ई एफ, बी ई एफ नहीं हो सकता। क्यों? बी और एफ दोनों अपोजिट साइड में है। यहाँ देखिए बी और एफ अपोजिट साइड पर है, तो यहाँ नजदीकी नहीं हो सकते, तो यह भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब लास्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ए बी सी, देखिए ए बी सी, हाँ ये हो सकते हैं क्योंकि ये अपोजिट साइड कोई भी नहीं है, इनमें से कोई भी जो अल्फाबेट है वह अपोजिट साइड वाला नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। आया समझ में? चलिए एक बार और समझ लीजिए। आपको बताया था सिर्फ हमें दो नियम ध्यान रखने हैं। सबसे पहला कि अल्टरनेटिव जो एक छोड़ के दूसरी सतह होगी वह इसके अपोजिट साइड होती है। दूसरा कि दो विपरीत संख्याएं ना तो कभी साथ में दिख सकती हैं और ना ही छिप सकती हैं। तो पहले वाले नियम के हिसाब से देखिए, अल्टरनेटिव की अगर बात करें तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, ई। ए का अपोजिट हो जाएगा हमारा ई और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, एफ। और सी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, डी। ठीक है,
अब क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एडीसी। तो एडीसी हो सकता है क्या, यहाँ देखिए ए यहाँ पे डी और सी यहाँ पर, तो डी और सी तो अपोजिट में है, तो ये नजदीकी फलक में नहीं आ सकते, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर है ए बी ई, तो ए बी ई, देखिए ए बी ई मतलब ए और ई यहाँ पर विपरीत सतह पर है, यहाँ पर ए और ई नजदीकी सतह पर बता रहे हैं, तो यह तो संभव नहीं है, यह भी हमारा गलत हो गया। अगले ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर बी एफ ई, यहाँ देखिए बी और एफ तो अपोजिट साइड में, तो यह नजदीकी में नहीं हो सकते, यह भी गलत। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों में से 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। ये भी देखिए वही है, पेपर की कटिंग। क्या कह दिया है, 2 1 4 6, यहाँ 5 और 3। हमने आपको बताया था कि अल्टरनेटिव वाला नियम लगेगा, एक छोड़कर दूसरी जो सतह होगी वह इसकी अपोजिट होगी। यहाँ देखिए 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 4, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 6। अब क्या बचा हमारा 5 और 3, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले 3 और 1 6, तो 3 3 1 6 हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि 1 और 6 अपोजिट साइड में है, यहाँ पर नजदीकी सतह पे दिए हैं। अगला देखिए 1 3 5, अब देखिए 3 और 5 यह विपरीत सतह पर है, तो नजदीकी सतह पर हो नहीं सकते, यह वाला भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अगला देखिए 2 4 6, 2 4 6, 2 और 4 अपोजिट साइड पर है, तो यह भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला देखिए 1 3 4, तो 1 3 और 4, हाँ यह वाला ऑप्शन हो सकता है। क्यों, क्योंकि इनमें से कोई भी जो डिजिट है वह अपोजिट साइड पर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। जल्दी से एक बार वो देख लीजिए। सबसे पहले हमें पता है अल्टरनेटिव सतह वाली जो एक छोड़कर दूसरी सतह होती है उस पर अपोजिट डिजिट होते हैं, मतलब जैसे 2 है तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 4, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 6। अब बचा क्या 5 और 3, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए सबसे पहले 3 1 6, तो 3 1 और 6, 1 और 6 क्या है हमारे विपरीत सतह पर, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसमें देखिए 1 5 3, तो 1 5 3, 5 और 3 अपोजिट सतह पर, तो यह भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 2 4 6, 2 4 और 6, यहाँ 2 और 4 अपोजिट साइड पर है, 2 और 4, तो यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचा क्या डी, तो डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए एक नीचे एक पांसे की दो स्थितियां दी गई हैं। यदि इस पांसे को प्रसार चित्र के रूप में दर्शाया जाए तो विकल्पों में दी गई 4 प्रसार चित्रों में से कौन सा हो सकता है। इन्होंने 2 पांसे दिए हैं और इनसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पांसा सही होगा, मतलब अगर इसको हम ओपन करेंगे तो कौन सा पांसा हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमारे लिए वही नियम वही लगेगा अल्टरनेटिव वाला, लेकिन उससे पहले देखते हैं डाइस हमारा स्टैंडर्ड है कि नहीं है। 5 और 2 7, हमारा डाइस स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे पेयर देखेंगे, पेयर है क्या 5 और 2 5 और 1 है, नहीं लग रहा। अब आएंगे हम कॉमन पर, कॉमन ले सकते हैं क्या, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ देखिए 5 के साथ में 5 के अपोजिट कौन सी 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकते और 4 नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। जब 5 के अपोजिट में 2 3 4 और 1 नहीं हो सकता तो क्या आएगा,
एक मिनट फिर से कर लेते हैं। 5 के अपोजिट में कौन कौन से नहीं हो सकते? 4, 1, इसके बाद 2 और 3, 2 और 3। अब क्या बचा हमारा? 6। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? 6। अब और देखिए 5 का अपोजिट हमारा 6 हो गया। और क्या निकाल सकते हैं इससे? अब इसी का हम रख सकते हैं और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि 5 का अपोजिट हमारा क्या होगा? 6। तो इनमें देख लीजिए 5 का अपोजिट उन्होंने क्या बताया यहाँ पर? 3। तो यह हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 2 का अपोजिट उन्होंने 4 दिया है, 1 का अपोजिट 6। यही गलत हो गया। क्यों? 5 का अपोजिट 6 और इन्होंने 5 और 6 नजदीकी सतह पर रखा है, तो यह हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए यहाँ भी 5 और 6 को नजदीकी सतह पर रखा, जबकि यह अपोजिट में है, तो यह भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 5 और 6 यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा? फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, हमारा डाइस बन सकता है। एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले हमारे डाइस दिया है, तो हम डाइस को चेक करेंगे स्टैंडर्ड है कि नहीं। तो डाइस हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि 5 और 2 7। अब इसके बाद नियम कौन सा लगना है? अल्टरनेटिव ही लगना है। इसमें पेयर दिख रहा है क्या? पेयर भी नहीं दिख रहा, तो अब हम कॉमन की ओर जाएंगे। तो 5 के अपोजिट कौन कौन सी संख्या नहीं हो सकती? 1 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकता, 2 और 3 भी नहीं हो सकते। अब बचा क्या? 6। तो हमें पता चल गया कि 5 का अपोजिट कौन सा है हमारा? 6। तो हम देख लेंगे इन जो 4 उन्होंने कंडीशन दी है, 5 के प्रारूप दी है, तो इनमें से किस वाले प्रारूप में 5 के अपोजिट 6 है? ये देखिए 5 का अपोजिट इन्होंने 3 दिया है, तो यह हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 है, जबकि 5 का अपोजिट हमें पता है कि क्या है? 6। यहाँ देखिए 5 के साथ में उन्होंने 6 को दिया है, तो नजदीकी फलक पर तो हो ही नहीं सकता। यहाँ भी देखिए 5 के नजदीकी फलक पर कौन सा है? 6। यही ऑप्शन गलत हो गया, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये देखिए प्रसार चित्र को मोड़कर घन का स्वरूप देने पर विकल्पों में दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है? नियम वही लगेंगे हमारे, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा बस। आप वीडियो को पॉज करिए और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए 5 मिनट के लिए। जस्ट 5 मिनट में आप इसको सॉल्व करके देखिए। ठीक है, ठीक है, आपने कोशिश की होगी और आपका कमेंट बॉक्स में आप आपका आंसर जरूर बताइए किसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए बी सी डी में से। देखते हैं। अब कोई नई आकृति नहीं है, ये भी पासा ही है। यह देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम देखा, और हो सकता है कि आपने इससे पहले भी किए हों, और जिन्होंने पहली बार देखा तो थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या आ गया। ये कोई नई चीज नहीं है, सिंपल है। अब देखिए सबसे पहले हमें पता है कि अल्टरनेटिव जो सतह होती है वह अपोजिट होती है। तो स्टार है, तो स्टार का अपोजिट कौन सी है हमारी? ब्लैंक स्लाइड है। और वर्ग की अपोजिट कौन सी है हमारी? एट द रेट। हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ग है, तो वर्ग का अपोजिट कौन सा है? एट द रेट। अच्छा, वर्ग को हम इस फॉर्म में रख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, वर्ग के अपोजिट क्या हो गया हमारा? एट द रेट। भाई स्टार का अपोजिट कौन सी हमारी? ब्लैंक स्लाइड। ये हमारा स्टार, इसके अपोजिट हमारी कौन सी हो गई? ब्लैंक स्लाइड, ये खाली वाली सतह। अब क्या बचा हमारा? ए। तो ए के अपोजिट क्या होगा? ए के अपोजिट आप ध्यान से देखिए, जब इसको हम बंद करेंगे, इस वाली आकृति या कागज को हम जब मोड़ेंगे, तो ये तीनों आकृति, ये जो आपको दिख रही है, ये आपस में मिल जाएंगी और मिलकर एक कुछ इस तरह की आकृति बनाएंगी। यहाँ देख लेते हैं, मान लीजिए ये ए के अपोजिट हमें देखना है।
ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। जी भरी हुई। क्यों? क्योंकि जब ये आपस में पीछे साइड मुड़ेंगी तो ये दोनों सतह जो भरी हुई है कलर से, ये पास पास पहुंच जाएंगी और ये दोनों पास पहुंच जाएंगी, तो ऊपर की सतह क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हमें पता है कि एट द रेट का अपोजिट कौन सा है हमारा? वर्ग, और स्टार का अपोजिट कौन सी है? ब्लैंक स्लाइड। और ए के अपोजिट कौन सी हो जाएगी हमारी? ये जो चारों स्लाइड है इसको मिला के। अब हम ऑप्शन पर आते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। ये देखिए सबसे पहला ऑप्शन है। पहली बात तो यह आकृति बन ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये जो आकृति बनेगी हमारी भरी वाली आकृति होगी इस टाइप से, जैसे इसमें दिया है पूरी तरीके से कलर से भरी हुई होगी एक साइड से। इसमें जबकि आमने सामने वाली कॉर्नर पर कलर भरा है, तो यह पहली आकृति तो हमारी कैंसिल हो गई। ठीक इसी तरीके से डी वाली आकृति भी हमारी कैंसिल हो गई। अब बची हमारी बी और सी। बी और सी को चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या है? स्टार है, ब्लैंक स्लाइड है और ये आधी भरी हुई स्लाइड है। देखो स्टार है और स्टार के बाजू में कौन सी हमारी? ब्लैंक स्लाइड है और कौन सी? आधी भरी हुई। यह ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्टार के अपोजिट कौन सी है हमारी? ब्लैंक स्लाइड या खाली स्लाइड है, और यहाँ पर उन्होंने जस्ट बाजू में दी है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब बचा सी, तो सी वाले ऑप्शन को भी चेक करते हैं। देखिए इन्होंने क्या दिया है? ए स्टार, ए एट द रेट और स्टार। तो ए कहाँ है हमारा? यहाँ ए एट द रेट और स्टार। तो इन तीनों में से कोई भी विपरीत सतह का नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, आए समझ में? पहली बार में हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, उसके बाद ये इजीली आप पे बनने लगे। चलिए एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हम ऑप्शन छांट लेंगे। हमें पता है कि अल्टरनेटिव सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है। यहाँ पर वर्ग का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? एट द रेट। वर्ग को हम थोड़े दूसरे फॉर्म में रख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। वहीं स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगी हमारी? ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक मतलब खाली। ये हमारे स्टार हो गए। अब इसके बाद हमारा क्या बचा? ए। तो ए के अपोजिट कौन सी आ जाएगी? ए के अपोजिट हमारी कुछ इस तरीके की आकृति मिलेगी। ये जो चारों कॉर्नर है ये आपस में जाकर मिल जाएंगे पीछे और इस तरीके की आकृति बनाएंगे। तो ये जो कलर है तो ये पास पास रहेंगे, जब पास पास है तो पास पास रहेंगे और यहाँ पर नीचे साइड ब्लैंक रहेगी। तो ये कुछ इस तरीके की आकृति बनेगी, पूरी कलर से, एक साइड पूरी तरीके से कलर से भरी हुई और दूसरी साइड ब्लैंक। अब ऑप्शन पर आते हैं। सबसे पहले इस तरीके की आकृति नहीं हो सकती, तो पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। वहीं आखिरी वाले ऑप्शन की बात करें, यह भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बी को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है? स्टार है, भरी हुई आकृति है, सतह है और ब्लैंक स्लाइड है। तो यहाँ देखिए स्टार के साथ में ब्लैंक स्लाइड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यह विपरीत सतह पर है। देखिए स्टार के विपरीत सतह पर ब्लैंक स्लाइड है, खाली स्लाइड, और उन्होंने खाली स्लाइड कहाँ कर दी है? जस्ट बाजू में। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा हट जाएगा। अब बचा हमारा सी। सी को चेक कर लीजिए, ए एट द रेट और स्टार। तो ए एट द रेट और स्टार, इनमें से कोई भी जो फलक है वह विपरीत फलक नहीं है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।
अब ये देखिए, इस चित्र को मोड़कर विकल्पों में दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। वही चीज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव वाला नियम लगाएंगे कि विपरीत में कौन सी आएगी। तो सबसे पहले W के अपोजिट क्या आ जाएगा, हैशटैग, और इनटू का अपोजिट क्या हो जाएगा, एरो, और त्रिभुज या ट्रायंगल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एट द रेट। ठीक है, अब ऑप्शन की अगर हम बात करें, सबसे पहला ऑप्शन है, इसमें क्या दिया है, त्रिभुज या ट्रायंगल, एरो और इनटू का निशान। तो देखिए, त्रिभुज, फिर एरो और मल्टीप्लाई। अब आपको पता है मल्टीप्लाई या इनटू, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी इनटू मतलब गुणा। अगर हम बात करें कि गुणा की और एरो के निशान की, तो यह दोनों अपोजिट हैं, यहाँ पे इन्होंने नजदीकी सतह पर दिया है, तो पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा या गलत हो जाएगा। इसके बाद सेकंड वाले पे आते हैं। देखिए यहाँ पर है W इंटू और त्रिभुज, तो W इंटू और त्रिभुज या W गुणा और त्रिभुज, तो यह ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, बी हो सकता है हमारा। अब तीसरे वाले को देखते हैं, यहाँ एट द रेट है, एरो है और त्रिभुज है, एट द रेट है, एरो है और त्रिभुज है, तो एट द रेट और त्रिभुज दोनों अपोजिट साइड पर हैं, यहाँ पर नजदीकी साइड पर दिया है, तो हमारा ऑप्शन सी नहीं हो सकता। इसके बाद लास्ट वाले को देखते हैं, W के साथ इन्होंने हैश दे दिया और W के साथ हैश हमारा अपोजिट साइड पर, तो तीसरा चौथा ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी वाला ऑप्शन हम रख सकते हैं, ये हमारा सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन हम आपको एक बार फिर से करवा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव वाला नियम लगाएंगे और सबके अपोजिट निकाल लेंगे। तो W का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, हैश, और इनटू का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, एरो या तीर का निशान, और वहीं त्रिभुज का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, एट द रेट। ठीक है, अब सबसे पहले हम ऑप्शन बनाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर गुणा का निशान और जो तीर का निशान है पास में रख दिया, जबकि गुणा का निशान और तीर का निशान क्या है, विपरीत सतह पर है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब सी को देखते हैं, सी में इन्होंने क्या किया है, सी में इन्होंने त्रिभुज और एट द रेट को साथ में रख दिया, लेकिन त्रिभुज और एट द रेट तो विपरीत सतह पर है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। डी को देखिए, डी में उन्होंने क्या किया है, W और हैशटैग को साथ में रख दिया, लेकिन W और हैशटैग हमारे अपोजिट सतह पर है, तो हमारा डी भी ऑप्शन गलत है। तो अब बचा कौन सा हमारा, बी। बी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या है, त्रिभुज है, W है और X है, त्रिभुज है, W है और X है, तो इनमें से कोई भी जो फलक है एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके जितने भी दोस्त हैं इन सबके साथ में आप शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आपने हमारे दोनों वीडियो को देखा होगा और ठीक तरीके से प्रैक्टिस की होगी, तो आज से आप पर डाइस का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। और स्पेशली अगर हम एमपी कांस्टेबल की बात करें, तो व्यापक एमपी कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा डीप का कोई क्वेश्चन नहीं पूछती है, ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके ओपन डाइस और क्लोज डाइस दोनों कवर हो जाएंगे। बस आप नियम को सही तरीके से लगाएं। इसके बाद
अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको कल मिल जाएगा। और एक चीज़ और, आपको अगर कोई डाउट हो या कहीं समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे ऐप पर भी पूछ सकते हैं। ऐप पर आपको डायरेक्ट चैट बॉक्स में जाकर आप इमेज भी सेंड कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। और अगर आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर करें। उसमें डेली प्रैक्टिस पेपर मैथ्स वगैरह के और साइंस के भी डेली मिल रहे हैं। हाँ, अभी कुछ दिन में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, ऊपर नीचे हो गए हों, लेकिन आपको सारे प्रैक्टिस पेपर आपको मिल जाएंगे, उनको लगाइए। और जैसे हमारा पासा का चैप्टर खत्म हो गया है, तो इसके भी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं आप क्वेश्चन लगाइए। तकरीबन 50 से 100 क्वेश्चन तो जरूर लगाइए, क्योंकि एक बार समझने के बाद जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन आप भूल जाएंगे, आप पर नहीं बनेंगे। और व्यापम एग्जाम में बहुत ही फेवरेट टॉपिक है पासा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 2017 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया तो 2021 में क्वेश्चन ना आए। हमेशा व्यापम अपना पैटर्न चेंज करता है पिछले एग्जाम से, तो यह यकीन मानिए कि पासे से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन भी व्यापम इसमें पूछ ले, तो आप अच्छे से पासे को जरूर पढ़ें। आज के लिए थैंक यू।